हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। किसी ने कहा कि वहां महामारी आ गई, किसी ने कहा बाढ़ के द्वारा पूरा सभ्यता नष्ट हो गया, किसी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण वहां के लोग जो है वहां से पलायन कर गए। नमस्कार, मैं आफाक सर आपके बीच सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात किया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर डिक्लाइन किस प्रकार से हुआ, इस बात को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है, मैं तक के नहीं है। क्योंकि जिस सभ्यता का तेजी से विकास जो हुआ और इस बात का जो है प्रकाश लोगों के बीच में बड़ा तेजी से आया, द्रुत गति से आया, वैसे ही ये सभ्यता अचानक गायब सी हो गई, पतन हो गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका कालखंड कुछ लोग 2350 से 1750 बोलते हैं, मगर उसके बाद से 1500 के बाद से यानी वैदिक आर्यों की जानकारी मिलती है, मगर 1750 बीसी से 1500 बीसी के बीच की कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, साक्ष्यों का अभाव है। हालांकि इसको लेकर विद्वान जो है कई तरह के मत हमारे बीच में रखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ जो आ गया था जिसके कारण पतन हो गया, कुछ का मानना आर्यों का आक्रमण, किसी ने कहा जलवायु परिवर्तन, किसी ने कहा कि भूतात्विक परिवर्तन हो चुका था जिसके कारण से वहां बदलाव आ गया, और कुछ लोगों ने कहा कि व्यापार में गतिरोध हो गया, स्थिरता आ गई, प्रशासनिक कमजोरी हो गई, महामारी और अन्य कई तरह के समस्याओं के कारण जो है सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया। तो इसी पर हम लोग प्रकाश डालते हुए सबसे पहले मत की ओर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे प्रचलित मत माना जाता है, लोग मानते हैं बाढ़। सिंधु सभ्यता का पतन का प्रधान कारण बाढ़ को ही कुछ लोगों ने माना है। विशेषकर मार्शल ने कहा कि मोहनजोदड़ो, और मैके ने कहा चन्हुदड़ो, और एस.आर. राव महोदय ने कहा कि लोथल में जो है पतन जो है वो क्यों हुआ, बाढ़ के कारण। क्योंकि बाढ़ आ जाने से पूरी सभ्यता नष्ट हो गई, ऐसा थोड़ा सा अप्रत्याशित प्रतीत होता है। हालांकि मार्शल ने कहा कि मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई, क्योंकि इसकी खुदाई से हम लोगों को 7 स्तरों के बारे में पता चलता है, 7 स्तर की जानकारी हम लोगों को मिलता है, जिस कारण से रेगुलर अगर बाढ़ आया होगा तो लोग जो है धीरे धीरे इस क्षेत्र से जो है पलायन कर गए होंगे और जिधर तिधर चले गए होंगे। अब बाद में उतनी विकसित सभ्यता का निर्माण कर पाने में वो सक्षम नहीं हो पाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। परंतु इससे उन नगरों के पतन के कारणों पर प्रकाश नहीं पड़ता जो नदियों के किनारे स्थित थे, क्योंकि बाढ़ तो नदियों के किनारे वाले को प्रभावित किया, मगर जिस क्षेत्र में जो है नदी के किनारे नहीं अवस्थित था वहां पर तो बाढ़ का प्रभाव नहीं। इसका मतलब है यह मत भी अधूरा है और हम लोग इस सच को पूरी तरह से नहीं जान पा सकते हैं कि भाई बाढ़ ने जो है यहां पर पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। अगला अगर इसी कड़ी में अगर हम लोग बात किया जाए तो वो है आर्यों का आक्रमण। जैसा कि हम लोग को पता है कि भारत में आर्यों के आक्रमण का कालखंड माना जाता है लगभग 1500 बीसी। क्लियर है? और पूरी जो हम लोग वैदिक काल है उसको 1500 से हम लोग 600 बीसी के बीच का मानते हैं, मगर इससे सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड मानते हैं एक अच्छा जो काल माना जाता है 1750 बीसी, जो कि 2350 से देखा जाता है। इसका मतलब ये 250 साल का कोई अता पता नहीं सही से पता चलता। हालांकि व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैके, पिगट जैसे विद्वान लोगों का मानना है कि आर्यंस आए थे और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में कुछ संघर्ष हुआ था वहां के लोगों के साथ और वो पतन हो गया। इस बात की पुष्टि के लिए वो लोग बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो में नर कंकाल मिले थे। आपको पता ही है कि 21 नर कंकाल मिले थे, छत विक्षत हाल में था। कुछ लोगों का मानना है कि उनके साथ संहार हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी जिसके कारण हुआ ऐसा। जबकि ऋग्वेद के देवता इंद्र का भी उल्लेख मिलता है और इंद्र के बारे में जानकारी हम लोग को जैसे मिलता है उसे हम लोग पुरंदर कहते हैं, और पुरंदर का अर्थ होता है दुर्ग संहारक, यानी दुर्ग का विनाश करने वाला। परंतु अमेरिकी इतिहासकार इस बात को सिद्ध करने का कोशिश करते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो नरकंकाल मिला है वो एक्चुअल में क्या हुआ था, वहां मलेरिया जैसी महामारी आ गई थी। तो ये बताने वाले व्यक्ति है कैनेडी महोदय।
परवर्ती अनुसंधानों से, बाद के अनुसंधानों से यह स्पष्ट होता है। व्हीलर बोलते हैं कि आर्य लोग जो हैं, यानी व्हीलर का मानना है कि आर्य लोग हड़प्पाई सभ्यता का नाश करने वाले थे, मात्र एक मिथक थी। यह केवल एक मिथ था, एक मनगढ़ंत कहानी के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के काल विभाजन में काफी अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा यह तथ्य भी है कि 5000 से 800 बीसी के समय में पश्चिम या मध्य एशिया से सिंधु और सरस्वती की घाटियों में किसी आक्रमण या सामूहिक आप्रवास का कोई पुरातात्विक और जैविक साक्ष्य उपलब्ध प्रेजेंट में नहीं है। हाँ, फ्यूचर में अगर कुछ खोजा जाता है तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है इस काल में एक समूह में नरकंकाल का पाया जाना बहुत हद तक अप्रत्याशित होता है। जिस बात को कैनेडी वाली जो मान्यता है उसे बहुत हद तक मान्यता लोग देते हैं। ऋग्वेद में दुर्संहारक के रूप में इंद्र को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऋग्वेद की यही तिथि अभी निर्धारित पूरी तौर पर नहीं हुई, हालांकि मूल तौर पर लोग 1500 बीसी मानते हैं। तो इसे पूर्ण तौर पर यह कारण मान लेना सत्य नहीं होता। अगला है जलवायु परिवर्तन, यानी इस काल में जलवायु परिवर्तन। तो सबसे बड़ा चीज है, ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष आदि विद्वानों के अनुसार जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु में क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया होगा। जैसा कि एक एग्जांपल भी है, राजस्थान के क्षेत्र में जहां पहले बहुत वर्षा होती थी और बाद में जो है कालांतर में वहां वर्षा का जो है कमी आ गई, अतः सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गया होगा। उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका जो अनाज उत्पादन करने का ये सारा चीज था वो लगभग खत्म हो गया होगा, और जिसके कारण चूंकि भोजन की स्कार्सिटी हो गई, कमी हो गई, तो लोग जो है यहां से पलायन कर गए होंगे। मगर यह मत को भी सर्वमान्य मान लेना पूरी तौर पर नहीं सही होगा। अगला है भूतात्विक परिवर्तन। M.R. साहनी, राइकस, डेल्स, लैमरिक सिंधु सभ्यता के पतन के लिए वो भूतात्विक परिवर्तन को जिम्मेदार मानते हैं, एक प्रमुख कारण मानते हैं। उनका मानना है कि कुछ ऐसा जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आया होगा, कुछ ऐसा चेंजेस आ गया जिसके कारण नदियां अपनी मार्ग बदल दी होंगी, और मार्ग बदलने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ होगा कि लोगों में सिंचाई की, पानी की काफी कमी हो गई होगी, स्कार्सिटी हो गया होगा, और लोग इस चीज की तलाश के लिए यहां से पलायन कर गए होंगे, जिस कारण से यह सभ्यता, सिंधु सभ्यता पूर्णतः नष्ट होते चली गई होगी। अगला इसी मत में एक और कड़ी है जो हम लोग देख सकते हैं, वो है कि विदेशी व्यापार में गतिरोध। अब विदेशी व्यापार में गतिरोध कहने का मतलब है, चूंकि हम लोग को पता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित फॉर्म है व्यापार, और व्यापार जो है काफी विकसित था, आपको पता ही होगा। समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ भी इनका व्यापार चलता था, मगर इनके व्यापार में कमी आ गई होगी, गतिरोध हो गया होगा, और चूंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गया होगा तो इनको जो है अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। ऐसा बताने वाले 1995 में जो है W.F. अल्ब्राइट ने यह मत दिया है। उन्होंने बताया मेसोपोटामिया के साक्ष्यों के अनुसार सैंधव सभ्यता का अंत लगभग 1750 ईस्वी में माना जा सकता है। 2000 ईस्वी के बाद जो है सैंधव सभ्यता में ग्रामीण संस्कृति के लक्षण प्रकट होने लगे थे। उससे पता चलता है कि उनका आर्थिक ढांचा धीरे धीरे लड़खड़ा गया होगा, क्योंकि कभी विकसित सभ्यता, शहरी सभ्यता क्या होता है, विलासिता का प्रतीक होता है, वहां पे रहन सहन, उनका जो रहने का है, उनका जो चीजें होती है, इससे पता चलता है कि वहां जो है क्या है, तो लग्जरियस लाइफ होगी। मगर जैसे से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट होता है तो वहां पर उन सब चीजों का लोप होता है, जैसे अलंकृत ईंटों का प्रयोग, ये सब कम हो गया, नाला है, बढ़िया से मकान बना हुआ है, ये सब में कमी आ गई। तो संभवतः माना यह जाता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, विशेषकर अल्ब्राइट जैसे लोग मानते हैं कि यहां का जो है क्या हुआ होगा, व्यापार में गिरावट आई होगी। एक बड़ा मत और माना जाता है प्रशासनिक स्थिरता। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मार्शल कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासनिक स्थिरता आ गई होगी, जिसके कारण यहां के मकान व्यवस्थित ढंग से नहीं बनने लगे, कच्ची ईंट का प्रयोग होने लगा, और धीरे धीरे ऐसी चीजों का प्रयोग होने लगा जो नष्ट होते चली गई। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर अलग अलग विद्वान अलग अलग विचार देते हैं। एक प्रचलित विचार में महामारी, जो हम लोग पूर्व में भी चर्चा किए, कैनेडी का मानना है कि मलेरिया जैसी महामारी सिंधु सभ्यता का नष्ट कर दी। तो अब अंततः एक
मन में प्रश्न अभी भी उठ रहा है कि सिंधु सभ्यता का पतन क्यों हुआ होगा। तो सिंधु सभ्यता का पतन जो माना जाता है, इसके लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है, कई कारक इसके लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। चूंकि बाढ़ कुछ क्षेत्रों में आया होगा तो वहां से लोग पलायन कर गए होंगे, जिससे वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है कम हो गई होगी। कई क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण भी वर्षा की कमी हो गई होगी, वहां की जो है वर्षा कम हो रहा होगा, तो जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रधान है, एग्रीकल्चर वहां पे कम गया होगा। एग्रीकल्चर कम गया होगा तो इनका स्वाभाविक माना जा सकता है कि इनका इकोनॉमिक एक्टिविटी लगभग डाउनफॉल हो गया होगा। बाढ़ के कारण यह भी माना जा सकता है कि उनका कनेक्शन जो है निकट के क्षेत्रों से कट गया होगा। जैसा कि कोई विकसित जगह होता है तो उसको विकास करने के लिए उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों का भी बड़ा रोल देखने को मिलता है। जैसे गया है या कोई बड़ा पटना शहर है तो उसके आसपास देखिएगा कि छोटे मोटे गांव होते हैं और वहां की जो एग्रीकल्चर की जरूरतें, जो भी चीजें होती हैं, वो वहां से पूर्ण होती है। अगर उनका मार्ग में या बाधा आ जाती है या कट जाता है किसी कारण से, तो वो क्या हो जाता है, लगभग जो है विकसित हुआ हुआ स्वरूप धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर चला जाता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों में कोई एक कारक नहीं मौजूद थे, बल्कि कई कारकों के कारण यहां के लोगों का जो सभ्यता का जो उच्च विकसित जो नगरीय अर्थव्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई, और जिसके कारण हमें इसका कोई खास पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिल पाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सिंधु सभ्यता के पतन की जो रहस्य है, उस रहस्य पर्दा लगभग उठ चुका होगा। धन्यवाद।